टाइगर सबसे ऊपर है और उसके बाद है दिक्पाल छिंगावत। हाँ, पर यहाँ तो सबसे अमीर कृतेश ही है ना। कामिनी ने बात छुपाने के लिए कहा। क्या बात है अभिनव, इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? इतने में एक लड़की ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा। इतने में एक और लड़की ने कहा, पहले तो ये बताओ कि इसे यहाँ बुलाया किसने है? मैंने बुलाया है, ये भी हमारा क्लासमेट रहा है। नहीं, हम लोग क्लास में जरूर साथ बैठते थे, लेकिन अब हम साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये डिलीवरी बॉय की नौकरी करता। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेनू देखना चाहिए, खाना बनने में भी तो टाइम लगता है ना। अभिनव ने बात पलटते हुए कहा। वो इनमें से किसी को भी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी इस बात से बाकी लोग भड़क उठे। उनमें से एक आदमी ने कहा, ओ भाई, ये मजाक चल रहा है क्या? तुझे क्या लगता है कि कृतेश तेरे लिए भी खाना ऑर्डर करने वाला है? अबे तू कब से कृतेश का दोस्त हो गया? कामिनी ने भी घी में आग डालते हुए कहा। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो उसका पैसा तुम्हें खुद ही देना होगा। लेकिन यह सुनते ही कृतेश ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत करवाते हुए बोला, अरे कामिनी, कैसी बात कर रही हो? अब वो पार्टी में आया है तो खाना तो खाएगा ही ना। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारा भी बिल भर दूंगा। कामिनी ने कहा, वाह कृतेश, तुम कितने स्वीट हो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम उससे अपना बिल भरने दो, ताकि उसे भी तो आगे से पैसे कमाने का मोटिवेशन आए। अगर वो ऐसे फ्री का खाना खाता रहेगा तो फ्री का खाना तो हम सभी खा रहे हैं, फिर तो हम सभी को अपना अपना ऑर्डर खुद ही देना चाहिए। इतने में गरिमा नाम की एक लड़की ने कामिनी की बात काटते हुए कहा। वो बाकी लोगों की तरह अभिनव का मजाक नहीं उड़ाया करती थी। अरे छोड़ो भी गरिमा, क्यों बात को बढ़ाना? मैं कह रहा हूं ना, मैं पे कर दूंगा, कृतेश ने कहा। तो फिर अभिनव को तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा, कामिनी ने कृतेश की बात के जवाब में कहा। अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक मिनट रुकिए, कोई भी ऑर्डर मत देना, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आता हूं। क्या? क्यों मजाक कर रहा है भाई? पागल हो गया है क्या? पता भी है यहाँ एक प्लेट खाने की कीमत क्या है? अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आया। इतना कहते ही अभिनव उस कमरे से बाहर निकल गया था। जैसे ही वो बार में दाखिल हुआ तो अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक आदमी के पास बैठी हुई थी जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का उसे बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे अभिनव ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी अनन्या है। हाथ हटा! अभिनव उस आदमी पर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही 3 और लोग अपनी कुर्सी से उठे और अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, ए भाई, कोई दिक्कत? मैं तेरा भाई नहीं हूं, ये मेरी बीवी है, हाथ हटा ले नहीं तो तोड़कर फेंक दूंगा, अभिनव ने कहा। उन्होंने अभिनव को कंधों से पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। अभिनव जानता था कि वो उसे इसलिए बाहर ले जा रहे थे ताकि वहां उसके साथ मारपीट कर सके। अभिनव भी यही चाहता था। वो बार के अंदर लड़ाई करके फिर से अनन्या और उसके परिवार के सामने गुंडा साबित नहीं होना चाहता था। कुछ ही सेकंड्स में वो अभिनव को पीछे के दरवाजे से बाहर ले आए और उसे जमीन पर पटक दिया। वहां काफी अंधेरा था, ऐसे में किसी के लिए भी वीडियो बनाना या फोटो खींचना मुश्किल था। अब अगर 1 सेकंड भी यहां दिखाई दिया ना तो लात मारकर नोएडा पहुंचा दूंगा, चल निकल यहां से, एक आदमी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। इतना कहते ही अभिनव ने उसके पेट में एक जोरदार लात मारी और वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरा। इतने में बाकी लोगों ने अभिनव पर धावा बोला तो एक के बाद एक अभिनव ने सभी की हेकड़ी निकाल दी। आखिर में उसने उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और बोला, कौन है वो जो मेरी बीवी के साथ था? बता। वो डॉन है, हमारा बॉस। हमको नहीं पता था कि वो लड़की हमारी भाभी है। वो जब अंदर आई तो डॉन की नजर उन पर टिक गई और उसके बाद। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अभिनव ने उसे एक और लात मारी और वो लड़का नीचे गिर गया। अभिनव का दिमाग खराब हो गया था। उसने जितना सोचा था इस शहर में उससे ज्यादा माफिया ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे। ऐसे में अभिनव नीचे झुका और बोला, तुम लोग किसके लिए काम करते हो, टाइगर या छिंगावत?
टाइगर अब नहीं रहा, उसके सारे लोग बिखर गए, कोई किसी की नहीं सुनता। आपको क्या लगता है हम अकेले ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं? अब टाइगर नहीं है तो लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए और छिंगावत मोंटी को उड़ाना चाहता है ताकि टाइगर ब्रांड का पत्ता साफ हो जाए। उसकी बातें सुनकर अभिनव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टाइगर को गए हुए कितना वक्त हो गया था। मैं टाइगर की टीम का कोर मेंबर हूं। अभिनव का दिल ये कहते हुए तेजी से धड़क रहा था। इन लोगों को देखकर उसे यह एहसास हो रहा था कि उसे सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लेना था, बल्कि इन जैसे हजारों लोगों को लाइन पर लेकर आना था। उन लोगों को रवाना करने के बाद अभिनव फिर से बार में दाखिल हो गया था। अचानक से उसकी नजर अनन्या को ढूंढने लगी थी, लेकिन अनन्या कहीं नहीं थी। अभिनव को जब अनन्या नजर नहीं आई तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे सच में अनन्या के लिए घबराहट हो रही थी। तभी उसकी नजर उस डॉन पर पड़ी जो अनन्या के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो चुपचाप शांति से एक कोने में खड़ा था। उसकी हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया हो। अभिनव भागते हुए उसके पास आया और बोला, तुम जिस लड़की के साथ थे वो कहाँ है? डॉन को अभिनव को देख गुस्सा आया। उसने अभिनव को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में अभिनव ने उसका हाथ मरोड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली। जब डॉन को लगा कि वो अभिनव की गिरफ्त से नहीं छूट सकता तो उसने कहा, चिराग उसे अपने साथ ले गया है। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। चिराग का नाम तो उसने शर्मिला की मुंह से कई बार सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चिराग अनन्या का पीछा करते हुए यहां तक आ जाएगा। कहाँ गया है वो? मेरी हालत देखकर लगता है कि वो मुझे बताकर जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। अभिनव चाहता तो उसके ऊपर और दबाव बनाकर उसे कम से कम चिराग के बारे में जानकारी ले सकता था, लेकिन वो इस वक्त एक पब्लिक प्लेस में था और ऐसे में वो किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। अभिनव, यहां क्या कर रहे हो? इतने में अभिनव को पीछे से एक लड़की की आवाज आई। ये कामिनी थी जो अभिनव को ढूंढते हुए बार तक आ गई थी। उसने अभिनव के पास आते हुए कहा, तुम्हारा भागने का प्लान था क्या? पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक क्यों रहे थे? मैं फेंक नहीं रहा था, पैसे है मेरे पास। अभिनव ने कामिनी की बात का आधे मन से जवाब देते हुए कहा। उसे अभी भी अनन्या की चिंता खाए जा रही थी। कामिनी ने पूछा, तो फिर यहां क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बचकर निकल जाओगे तो ऐसा होने नहीं वाला है। पैसे तो देने पड़ेंगे। अभिनव ने कामिनी को घूरते हुए देखा और उसके बाद हॉल की तरफ बढ़ने लगा। कामिनी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अभिनव कामिनी के साथ सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास आया और उसमें से कार्ड निकाला। कामिनी ने कार के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि वो देख पा रही थी कि कार खटारा थी। बाहर से देखने पर वो गाड़ी कबाड़ लगती थी और अभिनव यही चाहता था। वो दोनों फिर से अंदर आए और रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर पहले से एक वेट्रेस खड़ी थी। उसने अभिनव को बिल थमाते हुए कहा, 5 लाख। यह अमाउंट सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। ऐसा उन लोगों ने क्या खा लिया था जो इतना ज्यादा बिल आया? इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, इतने में कामिनी ने उसके मजे लेने के लिए कहा, क्या हुआ? बहुत ज्यादा है, नहीं पे कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खाते में 500 रुपए भी नहीं होंगे। इतने में वहां खड़ी एक और लड़की ने कहा, उस टाइम तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब हवा निकल गई बेचारी की। यह सुनते ही अभिनव ने उस लड़की को पलट कर देखा। फिर उसकी नजर कृतेश पर पड़ी जो हरीश से बात करते हुए चलता आ रहा था। कामिनी कृतेश को आते हुए देख मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, तुम बिल नहीं भर पा रहे हो? इफ यू डोंट माइंड, मैं पे कर सकता हूं। वैसे भी मेरे लिए यह अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, कृतेश ने कहा और मन ही मन में मुस्कुराने लगा। अभिनव ने उसके चेहरे पर मुस्कान देख ली थी। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेट्रेस की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही कामिनी ने उसका कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। ब्लैक कार्ड? तुम्हारे पास ये ब्लैक कार्ड कहां से आया? कामिनी ने कहा और अभिनव के हाथ से कार्ड लेकर उसे ध्यान से देखने लगी। उस पर अभिनव का नाम लिखा हुआ था, अभिनव गढ़वाल। कामिनी ने हैरान होते हुए अभिनव को देखा और बोली, तुम तो अभिनव कुमार थे ना, फिर अभिनव गढ़वाल कैसे हो गए? ये क्या खेल खेल रहे हो यार?
अभिनव ने उसके हाथ से अपना कार्ड लिया और बोला, मेरा सरनेम गढ़वाल है। कुमार मेरे नाम के आगे अनाथ आश्रम वालों ने लगा दिया था क्योंकि उन्हें मेरा असली सरनेम पता नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें भी अपना सरनेम पता नहीं था? अनाथ आश्रम में तुम्हारी क्या याददाश्त चली गई थी क्या? हरीश ने तंज कसते हुए पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, मेरे साथ जो हुआ अगर वो तुम्हारे साथ हुआ होता तो याददाश्त के साथ साथ तुम भी कब के चले जाते ऊपर। अब मैं जाऊं? अभिनव के ये तेवर देख किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। कोई उसे हाँ में सिर हिलाकर यह भी नहीं कह पा रहा था कि वो जा सकता है। ऐसे में अभिनव खुद वहां से निकल गया। अभिनव जैसी अपनी गाड़ी के पास आया तो उसे फिर से अनन्या की चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अनन्या की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। अभिनव समझ चुका था कि वो घर जा चुकी है। ऐसे में अभिनव भी गाड़ी में बैठा और अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो अनन्या के घर पहुंचा और गाड़ी पार्क की तो उसने देखा कि वहां एक गहरे नीले रंग की गाड़ी खड़ी थी। वो अनन्या की गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी रईस आदमी की गाड़ी है। उसी के बगल में अनन्या की गाड़ी भी खड़ी थी। अभिनव ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी डिओड्रेंट की महक आई। ऐसी खुशबू उसे इस घर में पहले कभी नहीं आई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज। इतने में अभिनव को राजीव की आवाज सुनाई दी। वो पता नहीं किससे बात कर रहा था। अभिनव अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी राजीव और शर्मिला के सामने खड़ा था। उसकी पीठ अभिनव की तरफ होने की वजह से अभिनव उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन शर्मिला के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान देखकर अभिनव की समझ में आ गया था कि वो उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, इतने में उस लड़के ने कहा और अभिनव की तरफ पलट गया। जैसे ही शर्मिला की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसके चेहरे का नक्शा बदल गया। उसने कड़वी जुबान में अभिनव से कहा, ये चिराग है। तुम जब शराब के नशे में धुत थे तब उस गुंडे से चिराग ने ही अनन्या को बचाया है। ये सुन अभिनव चिराग की तरफ देख रहा था। उसने चिराग के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज देख पहली बार रहा था। उसके कद और अभिनव के कद में ज्यादा अंतर नहीं था। चिराग दिखने में काफी हैंडसम था। उसने फॉर्मल्स पहने हुए थे जो उसके कसे हुए बदन पर काफी अच्छे लग रहे थे। उसे देखते हुए अचानक ही अभिनव के मुंह से निकला, कैसे? कैसे? तुम ये पूछ रहे हो कि कैसे? तुम्हें तो उल्टा ये कहना चाहिए कि थैंक यू, लेकिन ये तो तुम्हें किसी ने कहना सिखाया नहीं होगा। शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा। अभिनव का माथा घूम गया। सारी मेहनत उसने की और सारा क्रेडिट चिराग लेकर जा रहा था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, चिराग इस घर का दामाद होने वाला है। इस पर अभिनव ने कहा, पर आपकी तो एक ही बेटी है, तो फिर ये किससे शादी करेगा? बेवकूफ, मेरी जो एक बेटी है ये उसी से शादी करने वाला है। ये सुनकर चिराग के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने हाथ मिलाने के लिए अभिनव की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, नाइस टू मीट यू। अभिनव ने भी उससे हाथ तो मिलाया, लेकिन उसके हाथ को जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं कि अनन्या पहले से शादीशुदा है और उसका पति मैं हूं। इसके बाद अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि चिराग का हाथ दुखने लगा। ये देखते हुए शर्मिला बोली, क्या कर रहे हो? जान से मार दोगे क्या बेचारे को, गुंडे कहीं के? अभिनव ने चिराग का हाथ छोड़ दिया। शर्मिला ने आगे कहा, क्या कर रहे थे तुम ये? तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी तरह हर जगह लड़ाइयां करता फिरता है? ये एक अच्छा सभ्य और खानदानी लड़का है। अनन्या तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम अपने आप को उसका पति मान सकते हो, लेकिन टेम्पररी। उसका परमानेंट पति तो चिराग ही बनेगा। चलो चिराग, मुझे एरो गैरो के मुंह लगना पसंद नहीं है। और वो चिराग को अपने साथ वहां से ले गई। ये सब सुनते ही अभिनव का सिर दुखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी के मामले में तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकता हूं, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बाद मेरा वो भरोसा भी टूट गया। आखिर तुम मेरी बेटी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते थे? ये सुनते अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? उल्टा मुझसे सवाल मत करो अभिनव, मुझे पता है तुमने क्या किया।
जब कोई गुंडा अनन्या को तुम्हारी आंखों के सामने परेशान कर रहा था तब उसे ऐसी हालत में छोड़कर तुम भाग गए। सच में मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के लायक भी हो। इतना कहकर राजीव भी अंदर चला गया। अभिनव हैरानी भरी नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि यह सारी कहानी उन दोनों को और किसी ने नहीं बल्कि चिराग ने सुनाई थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो चिराग से इस बात का बदला लेना चाहता था। वो चिराग को उसी की दवा का स्वाद चखाना चाहता था। अभिनव गुस्से में अनन्या के कमरे में आ गया था। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या सो चुकी है। अभिनव अपने आप को अनन्या को ठहर कर देखने से रोक नहीं पाया। वो सच में काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव ने अपना सामान एक कोने में आहिस्ता से रख दिया। वो नहीं चाहता था कि अनन्या की नींद खराब हो। वो धीरे से उसके बिस्तर पर आया और कंबल ओढ़कर उसके पास लेट गया। अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों के सामने वही रात ताजा हो गई थी जब वो पहली बार ऐसे अनन्या के कमरे में न जाने कैसे पहुंच गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अनन्या और अभिनव की ये नजदीकी उन्हें एक दूसरे के दिल में जगह बनाने देगी? क्या अभिनव और अनन्या को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा? और क्या करने वाला था अभिनव चिराग के साथ? अभिनव को अनन्या के बगल में लेटकर वो रात याद आ रही थी। वो बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कैसे अनन्या के कमरे में पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि उसे इस बात का जवाब मिल पाता, इतने में अभिनव को एक जोरदार चीख सुनाई दी। अभिनव पलटने ही वाला था कि इतने में उसे एक जोरदार लात पड़ी और वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही अभिनव अपनी जगह पर बैठा तो इतने में अनन्या किसी शेरनी की तरह गुर्राते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पीठ पर लगी हल्की सी चोट को मलते हुए बोला, मेरी हड्डियां तोड़ने का इरादा था क्या? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? समझते क्या हो अपने आप को? किससे पूछकर मेरे बिस्तर पर लेटे? किससे पूछकर मेरा कंबल ओढ़ा? अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कंबल को फिर से ठीक तरह से रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूं, भूल गई? पति? माय फुट! ये शेख चिल्ली की तरह खाली पुलाव पकाना बंद करो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूं। अच्छा, तो किसकी शक्ल देखना चाहती हो? उस झूठे चिराग की? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? चिराग के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुम 100 बार सोचना। वो तुमसे 1 लाख गुना ज्यादा अच्छा है, समझे? अनन्या ने कहा और अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाती, वो बीच में रुकी और अभिनव को तीर जैसी तीखी नजर से देखते हुए बोली, मेरे बाहर आने से पहले तुम कमरे से बाहर हो जाना, वरना जान ले लूंगी। अभिनव ने गहरी सांस ली और शांति से बोला, तुम्हें एके प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट मिला? यह सुनते ही अनन्या, जो कि बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक रुक गई। अभिनव के मुंह से यह बात सुनकर वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव उसकी आंखों में हैरानी साफ तौर पर देख पा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा ही था कि मैं तुम्हारी हेल्प। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास करना बंद करो, समझे? अभिनव यह सुनकर हैरान हो गया। अनन्या आगे बोली, मुझे पता है तुमने क्या किया है। कुछ भी नहीं। मेरी मदद मेरे पापा के एक दोस्त ने की है, समझे? चिराग को झूठा बोल रहे हो और खुद कितने बड़े झूठे हो, नजर भी आ रहा है या नहीं? नहीं अनन्या। अभिनव ने उसे रोकने की और अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अनन्या अभिनव के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई थी। अभिनव यह देख हैरान हो गया। अब क्योंकि वो इस कमरे में नहीं रुक सकता था, इसलिए वो उसी कमरे में चला गया जिस कमरे में वो अक्सर सोया करता था। बहुत मुश्किल से उसे नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब अभिनव तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि नाश्ता टेबल पर लग चुका था और अनन्या पहले से बैठकर नाश्ता कर रही थी।
हरदेव पाल सिंह भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, इसलिए अभिनव भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। हरदेव ने कहा, मैंने सुना है कि अकरम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। जी दादाजी, अनन्या ने कहा। हरदेव ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपना रास्ता तो बनाना आता है। मैं आज के बाद आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अनन्या ने जैसे ये कहा तो अभिनव उसकी शक्ल देखने लगा। अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। अपने दादाजी की नजर में अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पाने के लिए अनन्या कुछ भी करने को तैयार थी। इतने में हरदेव ने अभिनव की तरफ देखा और बोले, तुमने कहीं काम करना शुरू किया? हाँ, मैं भी अकरम सर की कंपनी में ही काम कर रहा हूं। किस पोजीशन पर हो? ऑफिस असिस्टेंट। यह सुनते ही शर्मिला जोर से हंस पड़ी। सभी लोग उसे इस तरह से हंसता देख हैरान हो गए, लेकिन शर्मिला रुकी नहीं। उसने हंसते हुए आगे कहा, तुम जैसे लोग ऐसे ही नौकरी करेंगे। वैसे चिराग तो हर महीने लाखों कमाता है, तुम कितना कमा लेते हो? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी कहता तो शर्मिला उसे फिर से खाने को दौड़ती, पर अभिनव का कुछ न कहना भी उसे बहुत भारी पड़ा। शर्मिला ने कहा, क्या हुआ, कुछ बोला नहीं जा रहा? हाँ? शर्मिला रुकने वाली नहीं थी। ऐसे में हरदेव बीच में आया और बोला, बस ठीक है शर्मिला, हम लोग खा रहे हैं और खाते वक्त हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही सब लोग चुप हो गए थे। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया था। वो शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला के घर जैसे 100 घर खरीदे और शर्मिला जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांति रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।